आप लोगों का बायो का आज का टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा और आपने खूब तैयारी की होगी। जैसे आपको बताया गया था कि आप लोगों ने इसको एनुअल पेपर के तौर पर लेना है ताकि ये आपके चैप्टर्स या हाफ चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो आज चूँकि 13वें चैप्टर का टेस्ट था तो 13वें चैप्टर के हवाले से अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस चैप्टर की को जो आज फर्स्ट टाइम हुई है। तो फर्स्ट टाइम जो ऑब्जेक्टिव आपने किए होंगे तो उसकी मेरे पास पेपर है। पहला उसका एमसीक्यूज था कार्बनिक एनहाइड्रेज इज़ प्रेजेंट इन। अब ज़ाहिरी बात है कार्बनिक एनहाइड्रेज जो है वो ब्लड में पाया जाता है, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स में, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो कार्बनिक एनहाइड्रेज है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, प्लूरा दिया हुआ है, रेड ब्लड सेल दिया हुआ है, पैराब्रोंकाई दिया हुआ है, नन दिया हुआ है। तो ज़ाहिरी बात है इसका जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, रेड ब्लड सेल। तो दूसरी एमसीक्यूज है when carbon dioxide pressure increases the capacity of hemoglobin in the blood oxygen। आपको मैंने समझाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तनासुब जो होता है एक दूसरे डिफरेंट होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जब बोलते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के हवाले से बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इंक्रीजेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जब सेल्स टिश्यूज़ में ज़्यादा होता है तो कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ब्लड टू होल्ड ऑक्सीजन तो ज़ाहिर बात है कम हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है कि डिक्रीज़, तो इसका जवाब सी ऑप्शन है। तो इसी तरह तीसरा, What is the residual volume of air which always remain inside the lungs of human? अब एक होता है रेजिडुअल लफ्ज़, एक होता है कंप्लीट फील्ड। तो रेजिडुअल का मतलब होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स जो है मुकम्मल तौर पर खाली नहीं होता। जब हम सांस एक्सहेल करते हैं तो हमारे फेफड़ों में कुछ ना कुछ हवा रह जाती है, जो रह जाती है उसको रेजिडुअल कहते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि 5 लीटर कैपेसिटी है हमारे लंग्स की। एक एडल्ट पर्सन में 5 लीटर उसके लंग्स में हवा, यानी हवा मतलब ऑक्सीजन वाली हवा आ सकती है। जब आप एक्सहेल करेंगे 3.5 लीटर आप एक्सहेल करेंगे तो वो तकरीबन बाकी जो रह जाएगी जिसको रेजिडुअल कहते हैं, जिसको स्टेल एयर कहते हैं, वो 1.5। तो इसका तीसरे का जवाब क्या होगा, 1.5 होगा, डी ऑप्शन। इसी तरह चौथा, हाउ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन मायोग्लोबिन। आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे यानी मैमल्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी प्रोटीन होती हैं वो 2 होती हैं, एक हीमोग्लोबिन होती है और दूसरी मायोग्लोबिन होती है। दोनों रेस्पिरेटरी प्रोटीन है लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर का फ़र्क है। हीमोग्लोबिन 4 चेन पर मुश्तमिल है जबकि मायोग्लोबिन 1 चेन पर मुश्तमिल है। यानी हीमोग्लोबिन की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और मायोग्लोबिन की 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो इस वजह से इसका जवाब होगा सी और ऑप्शन होगा 1। हाँ जी, अब हम 5वें एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ मोर एफिशिएंट इन। तो मुख्तलिफ जानवरों के नाम दिए गए हैं, स्नैक है, बर्ड है, फिश है, मैन है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि बर्ड्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। ये मैंने लेक्चर में बता दिया है। आप जब लेक्चर जो है ना यूट्यूब पर देखेंगे तो उसमें वजाहत के साथ बताया है कि जो बर्ड्स होते हैं ये एक्टिव किस्म के एनिमल हैं। इनमें रेस्ट का कंसेप्ट यानी काम करने के दौरान रेस्ट का कंसेप्ट जो होता है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन
मौजूद रहती है। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बर्ड्स के अंदर होता है, और इस हवाले से इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर स्टेल एयर भी नहीं रहती, और स्टेल एयर ना रहने की वजह पैराब्रोंकाई है। चलें जी, छठा MCQs है, ऑक्सीजन कंटेंट फ्रेश एयर इज़। तो ऑक्सीजन कंटेंट फ्रेश एयर इज़, इसमें जो आपको डिफरेंस पहले पेज पर लिखा हुआ है वो फ्रेश एयर के अंदर होता है 200 ml, यानी कंपेयर किया जाए ना अगर वाटर और एयर का, कि 1 लीटर वाटर लें 1 लीटर हम एयर लें, तो किसके अंदर फ्रेश एयर ज़्यादा होती है ऑक्सीजन, तो वो होती है हवा में 200 ml। यहाँ पर मिस्टेकली लिखा गया है 20 ml, तो इसका जवाब सी ऑप्शन है, इसको 200 ml लिखेंगे, तो ये पर लीटर जवाब इसका होगा सी ऑप्शन इसका जवाब है। तो इसी तरह 7वां MCQs है कि 12,000 स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ लीफ सरफेस इन डैश प्लांट। कौन सा पौधा है जिसमें 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 12,000 स्टोमेटा पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कैक्टाई, कैरेट, टोबैको और आल, तो ज़ाहिर बात है आपने पढ़ा हुआ है टोबैको प्लांट ऐसा प्लांट है जिसमें रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अमल बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से उसके सरफेस एरिया भी ज़्यादा है और पर स्क्वायर सेंटीमीटर स्टोमेटा भी उसमें ज़्यादा होते हैं। तो इसका जवाब जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, टोबैको। तो ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन रुबिस्को एक्ट एज, फोटो रेस्पिरेशन के दौरान रुबिस्को क्या करता है? रुबिस्को के बारे में आपको पता है कि रुबिस्को एक एंजाइम है। रुबिस्को CO, रुबिस्को जो है वो जो है ऐसा एंजाइम है जो एट ए टाइम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने की एबिलिटी रखता है। उसकी जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट एक होती है जबकि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के लिए एफिनिटी रखता है। तो इस वजह से रुबिस्को फोटो रेस्पिरेशन में चूँकि ऑक्सीजन को फिक्स करता है, इस वजह से ऑक्सीजिनेज है। तो इसका जवाब है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। इसका जवाब है 8वें MCQs में ए ऑप्शन। इसी तरह 9वां MCQs है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनहेल्ड एयर इज़। जो हम इनहेल करते हैं, ये टेबल में दिया हुआ है, जो हम हवा लेते हैं कितना हम इनहेल करते हैं। आपको पता है कि फ़िज़ा के अंदर जो हम हवा लेते हैं तो वो होती है 16% हम लेते हैं। तो इसका जवाब होगा सी ऑप्शन। और इसी तरह 10वां MCQs है कि ब्लड नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इन ऑप्शन में, यानी हाइड्रा, कॉकरोच, बर्ड और हाइड्रा और जो है ना कॉकरोच में ऑप्शन बताए गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा कॉकरोच, क्योंकि कॉकरोच के अंदर ब्लड इन्वॉल्व नहीं होता, उनका एक अलहदा से ट्रैकियल सिस्टम होता है। तो जवाब बी है 11वां, मोर देन 10 कंपाउंड्स ऑफ टार ऑफ टोबैको स्मोक आर इंक्लूडिंग इन काजिंग। तो इसका जवाब है भाई इसका जवाब कैंसर, सी ऑप्शन। इसका जवाब कैंसर, सी ऑप्शन। तो 11वें का जवाब कैंसर है, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि टार में से जो 10 कंपाउंड हैं वो कैंसर काज करते हैं, इनको कार्सिनोमा भी कहते हैं। इसी तरह 12वां MCQs है कि फॉलोइंग कंटेन कार्टिलेज एक्सेप्ट, यानी कार्टिलेज के रिंग होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लेरिंक्स में होते हैं, ट्रैकिया में होते हैं, ब्रोंकाई में होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में नहीं होते। तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन है, ब्रोंक्यूल। क्योंकि ब्रोंक्यूल के बारे में बताया हुआ है ओल जहाँ लग जाए तो इसका मतलब बहुत छोटे। जब ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं, बार बार डिवाइड होते हैं और उनका डायमीटर 1 मिलीमीटर या इससे कम रह जाता है तो उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इनमें फ़र्क ये है कि कार्टिलेज के रिंग नहीं होते। 13वां MCQs है भाई, व्हेन ऑक्सीजन कंटेंशन इज़ 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन इज़, हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन कितना होती है? आपको बताया हुआ है कि हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन जो होती है सी लेवल पर होती है 220 ml/100 ml।
अब सारे जानदार सी लेवल पर नहीं रहते, तो ज़ाहिर है सी लेवल से दूर जो हम जाएंगे तो हमारे अंदर ऑक्सीजन टेंशन कम हो जाएगी। तो 115 सी लेवल पर होती है 120, तो 115 यानी कम है, तो इस पर होगी 98। तो इसका जवाब होगा बी ऑप्शन 98%। वॉल ऑफ द चेस्ट कैविटी कंपोज्ड ऑफ, चेस्ट कैविटी, हमारी जो चेस्ट कैविटी इसकी दीवारें किस चीज़ की बनी होती, दीवारें बनी होती हैं रिब्स की और इंटरकॉस्टल मसल्स की। तो इसका जवाब है ए एंड बी, 15वें का जवाब है ए एंड बी। 16वां ट्यूबरकुलोसिस काज्ड बाय बैक्टीरिया, बी ऑप्शन है। और माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस एक ग्रुप है जो टीबी काज करता है। 17वां परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इन प्लाज्मा। तो आपको पता है बाइकार्बोनेट आयन कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन 70, बाकी जवाब इसके नहीं होंगे। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो इसकी जवाब में आपने यही हेडिंग देनी है, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। इसके बारे में आपको बताया हुआ है कि पीएच का क्या रोल होता है। आपने फैक्टर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में पढ़े हुए हैं, तो उसमें आपको कंसेप्ट है पढ़ा कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी दो चीज़ों से होती है ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन आयन के साथ। तो देखें भाई, हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के साथ भी मिल सकता है, हाइड्रोजन के साथ। इसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि कौन सी चीज़ें ऑलरेडी इसके साथ अटैच हैं। बिलफर्ज ये इसके साथ ऑक्सीजन अटैच हैं तो हाइड्रोजन आयन जो है नहीं अटैच हो सकते। अगर इसके साथ हाइड्रोजन आयन अटैच होंगे तो ऑक्सीजन नहीं अटैच हो सकते। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर पीएच ज़्यादा होगी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, अगर पीएच कम होगी तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी उतना जो है, यानी जितना हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन से मिलेंगे उतना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिलीज़ होंगे। तो इसका जवाब आप यही देंगे जो आपकी हेडिंग में लिखा हुआ है। तो आपने ये यहाँ से बुक से जो है ना वही वाला हेडिंग पूरी लिखनी है, जैसे लिखी हुई है उसको बिल्कुल आपने पूरे का पूरा लिखना है। वो मैं पढ़ देता हूँ। आपने वही लिखनी है कि pH of the blood also influence the degree to which oxygen bind to the hemoglobin, यानी pH जो है हीमोग्लोबिन पर असरअंदाज होती है। As pH of the blood decline, जब pH कम होगी तो यानी pH कम होगी तो HN ज़्यादा होंगे। जब HN ज़्यादा होंगे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू द हीमोग्लोबिन आल्सो डिक्लाइन। तो वो जितना ज़्यादा HN होंगे वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएंगे। जब वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएंगे तो ऐसा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा। दिस अकर बिकॉज डिक्रीज pH रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज हाइड्रोजन आयन। pH कम होगी तो हाइड्रोजन आयन ब्लड में ज़्यादा होंगे और वही HN ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएंगे। जितना ज़्यादा मिलेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, डाइविंग रिफ्लेक्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने हेडिंग देनी है डाइविंग रिफ्लेक्स। इसमें आपने पूरी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बतानी है। मतलब इस सवाल का ये है कि जानवर जब डाइव करता है तो क्या रिफ्लेक्सेस, क्या चेंजेस उसमें होती हैं। पहले तो आप बताएंगे डाइवर्स, सिटेशियंस जो डाइव करने वाले जानवर होते हैं ये आम एक्वेटिक एनिमल से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। मतलब ये कुछ टाइम पानी की सतह पर रहते हैं और कुछ टाइम पानी के अंदर रहते हैं। तो इनके अंदर क्या चेंजेस आती हैं, इनके अंदर इनका ब्लड ज़्यादा होता है। दूसरी बात, इनमें जो है ना ब्लड की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। तीसरी बात यह है कि इनके अंदर मायोग्लोबिन पाई जाती है। चौथी बात यह है कि इनके अंदर
ये शिफ्ट कर सकते हैं अपने रेस्पिरेशन को एरोबिक से एनारोबिक। तो जब ये ब्रीदिंग अपना डाइव करते हैं तो डाइविंग के दौरान इनमें कुछ तब्दीलियाँ आती हैं कि ये अपने ऑक्सीजन को कंजर्व करने के लिए ये कुछ ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई रखते हैं, बाकी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई रोक देते हैं, जैसे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, मसल हो गए, ठीक है ना, इनको ये रोक देते हैं। सिर्फ ये अहम वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन है या इनका हार्ट है, उनको ये ब्लड सप्लाई रखते हैं। तो ये वो तब्दीलियाँ हैं जो इनको पानी में डाइव करने में मदद देते हैं। हाँ जी, तीसरा शार्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेटेड लंग्स और इट्स कैपेसिटी। अब ये आपने पूरी बात बतानी है, आपकी बुक में इसके बारे में वजाहत दी है। इन्फ्लेटेड लंग्स का मतलब है वो लंग्स जिसमें मैक्सिमम एयर मौजूद होती है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है लंग्स की वो 5 लीटर होती है, 5 लीटर। जो आप एक्सहेल करते हैं वो 3.5 लीटर करते हैं, 3.5 लीटर एक्सहेल करते हैं। जो रेजिडुअल बच जाती, जो मुस्तकिल तौर पर हमारे लंग्स में रहती है, वो 1.5 लीटर होती है। ये 3 पॉइंट्स आपने क्लियर करने। लंग्स कैंसर एंड इट्स काजेस। लंग कैंसर, पहले तो कैंसर को डिफाइन करेंगे आप। कैंसर जो होता है वो मिलेग्नेंट ट्यूमर्स को कहते हैं, और इसकी वजह से हमारे लंग्स के जो टिश्यूज़ जो होते हैं वो रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं इनटू मिलेग्नेंट ट्यूमर में। और इसकी बुनियाद पर जो है ना हमारी जो रेस्पिरेटरी नालियाँ हैं वो अक्लूड हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। अच्छा, अब उसकी काजेज़, मेन काज उसकी लंग कैंसर की बुनियादी वजह जो है वो सिगरेट नोशी है, स्मोकिंग है। और स्मोकिंग में ख़ास तौर पर जो है ना, जो स्मोकिंग के दौरान टार के कंपाउंड, कैंसरस कार्सिनोमा जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैंसर काज करते हैं। तो इसमें आपने पूरा कैंसर वाली हेडिंग लिखनी है। 5वां सवाल है जी अपरकुलम एंड इट्स फंक्शन। आपको बताया हुआ है, लेक्चर में भी आप देख लेंगे कि फिशेस 2 तरह की होती हैं। मछलियाँ 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं कार्टिलेजिनियस फिश। जो कार्टिलेजिनियस फिश होती हैं उनके जो गिल्स होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, ओपन होते हैं और एक्सपोज्ड होते हैं। और जो होते हैं बोनी फिशेस, उनके जो गिल्स होते हैं वो ब्रोंकियल केविटी में मौजूद होते हैं, ब्रोंकियल केविटी। और उनके ऊपर एक ढकने की तरह की साख्त होती है, ऐसे ऐसे। तो जब वो मतलब उनके अंदर, मछलियों के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, मुंह से पानी लेते हैं, गिल से निकालते हैं। जब वो पानी निकालते हैं, ये अपर कुलम जो है ना ऐसे थोड़ा सा इस तरह उठता है और पानी जो है ना इनसे बाहर निकलता है। तो अपर कुलम इज द कवरिंग ऑन दी बोनी फिश ऑन दी गिल्स। छठा सवाल है जी लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस। इसके बारे में आपको पता है कि कार्बनिक एनहाइड्रेस ब्लड में पाया जाता है और इसका बुनियादी काम ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करना है। मसल हीमोग्लोबिन एंड इट्स फंक्शन। व्हाट इज मसल हीमोग्लोबिन? मायोग्लोबिन को मसल हीमोग्लोबिन कहते हैं और ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसके अंदर एक आयरन एटम होता है तो एक ऑक्सीजन को ये कैरी करता है। ऑक्सीजन को स्टोर करने की एबिलिटी हीमोग्लोबिन की निस्बत मायोग्लोबिन में ज़्यादा होती है। जो बातें मैं बता रहा हूँ ये आपने लाजमी लिखनी होती। सरफेक्टेंट, ये आपने पढ़ा हुआ है, 8वां शार्ट क्वेश्चन है सरफेक्टेंट। ये एक इन्फॉर्मेशन दी गई है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब इस बारे में आपने ज़हन में रखना है कि जो बच्चे इन्फेंट कहते हैं, जो मतलब पैदाइश के 1-2 साल बच्चों को इन्फेंट कहते हैं, शीरखार बच्चे, वो बच्चे जिनका गेस्टेशन पीरियड कम होता है। गेस्टेशन पीरियड वैसे नॉर्मल तो होता है 280 दिन, लेकिन 280 दिन से जो पहले बच्चे पैदा होते हैं, जैसे 7 महीने में पैदा हो गए, 8 महीने में पैदा हो गए, उनमें ये प्रॉब्लम आ सकता है जिसको हम RDS कहते हैं, RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अच्छा जी, इसमें होता क्या है? इसमें जो मेन चीज़ समझने वाली है, नॉर्मल मैं पहले बताऊंगा। नॉर्मल हम हर इंसान के जो एल्वियोलाई होती हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर म्यूकस की लेयर होती है,
ताकि ये वेट रहे, और इसके अलावा इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है। अब ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये जो है ना, इसमें एक सरफेस टेंशन पाई जाती है। बात को समझ रहा है? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का मतलब है ये एक सरफेस ये है, ठीक है ना जी, इसकी एल्वेलाई की एक सरफेस ये है, तो इनमें खिंचाव, इनमें अट्रैक्शन पैदा होती है। उस अट्रैक्शन को कम करने के लिए नेचुरली इनके ऊपर लिपोप्रोटीन की एक लेयर बन जाती है जिसको सर्फेक्टेंट कहते हैं। दोबारा समझेंगे कि नॉर्मल हर इंसान के एल्वेलाई की दीवार के ऊपर एक जो है ना म्यूकस लेयर होती है जो कि पानी की एक तह है, और उस पानी की तह जो होती है उसकी वजह से इन दो लेयर्स के दरमियान अट्रैक्शन पैदा होने के इम्कानात रहते हैं, जिसकी को बचाने के लिए नेचुरली जो है ना अल्लाह ताला की जो है ना वजह से ये यहाँ पर सर्फेक्टेंट यानी लिपोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की लेयर बन जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ये दोनों लेयर्स आपस में मिलती नहीं हैं और इस तरह इंसान नॉर्मल सांस लेता है। ये तो है नॉर्मल सूरत हाल। अब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होता है, ये सर्फेक्टेंट नहीं बनता। अब जब सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा तो यानी ये जो मॉलिक्यूल्स हो गई उसकी लिपोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की लेयर नहीं बनेगी, तो इन दो लेयर्स के दरमियान सरफेस टेंशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, खिंचाव ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये एल्वेलाई ऐसे कोलैप्स कर जाती है, एल्वेलाई ऐसे कोलैप्स कर जाती है, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इस बुनियाद पर कि आप कह सकते हो कि सर्फेक्टेंट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन, रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन। सर्फेक्टेंट है क्या, उसके बारे में बताया कि ये लिपोप्रोटीन की तय होती है। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के आपने 2-3 जो है ना स्टेप बताने हैं। पहली बात तो ये कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड के अंदर डायरेक्टली भी दाखिल हो जाती है, और 5% 20% जो है ना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ले जा ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है, 70% कार्बनिक एसिड जो है ट्रांसपोर्ट करता है। ये सारे स्टेप आपने बताने हैं। स्क्यूबा डाइवर्स के बारे में बताना है कि स्क्यूबा डाइवर्स जो है ना ये प्रेशराइज्ड एयर क्यों लेते हैं, जो इसमें मेन बात डिस्कस करनी है। प्रेशराइज्ड एयर इसलिए रहते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं जो पानी में गोता लगाते हैं। जब इंसान पानी में गोता लगाता है तो उसके चेस्ट के ऊपर पानी का दबाव पड़ता है, तो पानी के दबाव को कम करने के लिए प्रेशराइज्ड गैस दी जाती है। अगर पानी का दबाव कम रहेगा तो सांस नहीं ले सकेगी। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन ये आप लेक्चर में देख लेंगे।